हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भारतीय इतिहास भाग 1 भारतीय इतिहास के कुछ विषय। उसमें हमारा दूसरा लेसन चल रहा है और ये दूसरे लेसन का अंतिम पार्ट है मूल बातें। और उसमें बिंदु है हमारा अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। यानी हमने ऊपर पाठ में पढ़ा है कि विभिन्न समय की जानकारी विभिन्न प्रकार के अभिलेखों से हमें प्राप्त हुई है, और जिसमें सबसे पहले और सबसे प्रमुख माने तो अशोक के अभिलेखों को प्रमुखता प्रदान की गई है। तो देखिए इनका अर्थ कैसे निकाला जाता है, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेखों पर लिखा क्या है। और यहाँ चित्र में देखिए अलग अलग साधकों के द्वारा बनाए गए जारी किए गए सिक्के दिए गए हैं। तो इतिहासकारों ने इनका अर्थ कैसे निकाला अभिलेखों का, ये देखिए। और अभिलेखों में ये एक अभिलेख दिया गया जो किसका है, अशोक का अभिलेख है। तो सबसे पहले हमारी शुरुआत हो रही है ब्राह्मी लिपि का अध्ययन से। देखिए आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल स्रोत क्या है, ब्राह्मी लिपि है। यानी आज जिन भारतीय भाषाओं का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन लगभग सभी लिपियों का मूल स्रोत क्या है, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। ठीक है। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन किया। यानी जब 18वीं सदी आई तो यूरोपीय विद्वानों ने क्या किया, उन्होंने भारतीय पंडितों की सहायता ली। कौन कौन से पंडित, आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों को उन्होंने अध्ययन किया और फिर उसके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना शुरू कर दी। बंगाली और देवनागरी का अध्ययन, पांडुलिपियों का अध्ययन पंडितों की सहायता से और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना शुरू की। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये किस में लिखे हैं, संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे, यानी संस्कृत की बजाय प्राकृत में थे। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 में अर्थ निकाल दिया। देखिए अधिकांश जगह आपको ये तिथि कितनी मिलेगी, 1837 मिलेगी। ठीक है, लेकिन इतिहास में इस प्रकार की तिथियों में थोड़ा अंतर आना स्वाभाविक है। तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का रहस्योद्घाटन कर दिया था। यहाँ में एक संकेत दिए गए अशोक के अभिलेख के। ठीक है, और अशोक के समय की ब्राह्मी व उसके समानार्थी देवनागरी अक्षरों को हमें दिखाने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार क का संकेत इस प्रकार था, च का संकेत ऐसा था, ढ का संकेत ऐसा था और द का संकेत ऐसा था। द को हम देख रहे हैं किस प्रकार आपस में मेलजोल काफ़ी हद तक है, और ये मैं और ये र, इस प्रकार का संकेत उन्होंने लगाया। तो इस प्रकार ब्राह्मी लिपि है उन्होंने कैसे पढ़ ली, बंगाली और देवनागरी लिपि की पांडुलिपियों का पंडितों की सहायता से अध्ययन करके पढ़ पाए। खरोष्टी लिपि। ठीक है, खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि के पढ़े जाने की कहानी कुछ अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है। हिंद यूनानी शासक जो लगभग द्वितीय शताब्दी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व रहे, दूसरी शताब्दी से पहली शताब्दी ईसा पूर्व लगभग वो रहे हैं, तो उन्होंने हिंद एवं राजाओं ने जो कुछ बताया है उसके द्वारा हमें सिक्कों से जानकारी प्राप्त होती है। और हिंद एवं शासक जो यूनान के शासक भारत के अंदर आकर बस गए, किस क्षेत्र के शासक बन गए, वो हिंदवन या इंडो ग्रीक शासक कहलाए और भारत के अंदर प्रारंभिक दौर से सिक्के जारी करने वाले राजे बनाए थे। सिक्कों से जानकारी हासिल करने से आसानी हुई, यानी हिंद यूनानी राजाओं ने जो सिक्के जारी किए थे उन सिक्कों से हमें जानकारी प्राप्त करने में आसानी हुई। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। किस किस में, यूनानी और खरोष्टी में। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक
मान लीजिए वो क्या है, ए प्रयुक्त किया गया। यानी अपोलोडोटस का नाम लिखने के प्रतीक के रूप में यूनानी और ख्रोष्टी दोनों ही लिपि मान लीजिए ए का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार एक लिपि वो पढ़ना चाहते थे, दूसरी लिपि में वही बात लिखी गई थी, तो उन्होंने उन संकेतों को आपस में मिलाकर मैटर तैयार किया। चूंकि प्रिंसेप ने ख्रोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, यानी अभिलेखों से हमें किस प्रकार का ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होता है। देखिए, इतिहासकारों और अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए आइए हम अशोक के 2 अभिलेखों को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है, कि वो काम कैसे करते हैं। देखिए, ध्यान देने योग्य बात है कि अभिलेख स्रोत 10, ये जो हमें बगल में दिया गया है ये स्रोत 10 है। स्रोत 10 में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है। इसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियां हैं, उनका प्रयोग किया गया है। यानी अभिलेख में अशोक के द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जैसे देवानाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय और पियदसी यानी देखने में सुंदर, इन उपाधियों का अशोक ने इस्तेमाल किया है। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिनकी उनकी उपाधियाँ भी मिलती है। यानी जो दूसरे अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है ना, उन अभिलेखों में उनकी उपाधियाँ भी लिखी हैं। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने, ठीक है, पता लगाया कि उनके विषय, शैली, भाषा और पूरा लिपि विज्ञान सब में समानता है। यानी दोनों अभिलेखों में जिनमें देवानाम पिय और पियदसी लिखा गया है और जहाँ अशोक का नाम लिखा गया है, दोनों में जब साम्यता प्राप्त करने का प्रयास किया गया तो उनकी विषय, भाषा, शैली और पूरा लिपि विज्ञान सब में समानता थी। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। इसमें पता चलता है कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्रित करने की व्यवस्था नहीं की थी, ठीक है। यदि अशोक के पहले उपमहाद्वीप इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का यह वक्तव्य सही है कि उन्होंने मतलब रिपोर्ट एकत्रित करने का प्रयास नहीं किया? इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि ये पता चल सके कि जो उसमें लिखा है वह सत्य है, संभव है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण है। और कई बार तो क्या होता है कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे पड़ते हैं। अब ब्रैकेट में जो शब्द लिखने पड़ते हैं तो वो ऐसा होता है कि वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि बड़े ध्यान से उसे पढ़ना पड़े और लेखन का मूल अर्थ न बदल जाए, इसलिए उनको ब्रैकेट का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ राजा के आदेश के बारे में दिया गया, राजान देवानाम पियदसी ये कहते हैं, यानी अशोक के बारे में कहा जा रहा है। क्या आदेश दिया गया? अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्रित करने की व्यवस्था नहीं थी, यानी पहले व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की है। लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक सदैव पहुंचाएं, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, खाना खा रहा हूँ, अंतःपुर में हूँ, विश्राम कक्ष में हूँ, गौशाले में हूँ, ठीक है, या फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा हो अथवा वाटिका में हूँ, मैं लोगों के विषयों का निराकरण हर स्थल पर करूँगा, तो उनकी हर बात मुझे सूचना पहुँचाई जाए। अभिलेख शास्त्रियों ने प्रतिवेदक शब्द का अर्थ संवाददाता बताया है, यानी प्रतिवेदक शब्द का अर्थ अभिलेख शास्त्रियों ने क्या बताया? संवाददाता। यानी आधुनिक संवाददाता की तुलना में प्रतिवेदक है वो अलग प्रकार से दायित्व निभाते होंगे। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे तो क्या वहाँ से आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे? अधिकांश लोग प्राय पढ़े लिखे नहीं थे। देखो, आज की इस दौर में हम बात करें तो आज भी हम कहीं यात्रा पर जाते हैं तो जगह जगह सड़कों पर लिखे होर्डिंग बोर्ड अपन पढ़ते हैं, ठीक है, या हम अपनी रास्ता देखने के लिए भी जगह जगह लगे पत्थरों को पढ़ते हैं।
क्योंकि आज शिक्षा काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन उस वक्त शिक्षा नहीं थी तो हो सकता है ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं होंगे, लेकिन चिन्ह थे, उन चिन्हों को तो शायद काफ़ी लोग समझते होंगे। हिंदू यूनानी शासकों के सिक्के दिए गए हैं। क्या पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृत उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे? क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? इन प्रश्नों का उत्तर पाना सदैव आसान काम नहीं है। इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं, जो है स्रोत 11, जो अपने को बगल में दिया गया है। यानी कुछ बातों का जवाब हमें इससे मिल जाएगा। क्या हो रहा है इसमें? देख, इसमें दी गई राजा की वेदना। जब देवानाम प्रियदर्शी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग, जो आधुनिक तटवर्णी उड़ीसा है, उस पर विजय प्राप्त की। देखिए, जब बात दी गई 8 वर्ष पूरे, तो ध्यान रखें अशोक ने कलिंग अपने शासनकाल के किस वर्ष जीता? 90वें वर्ष में। ठीक है, 8 वर्ष बाद 90वें वर्ष में। और ये घटना कब की है? 261 ईसा पूर्व की ये घटना मानी गई कलिंग युद्ध। और कलिंग पर उस समय किसी नंदराज नामक व्यक्ति का शासन रहा होगा। ये कुछ संकेत कलिंग के बारे में जानकारी में आते हैं। तो कलिंग पर विजय प्राप्त की, 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख मारे गए और इससे भी ज़्यादा की मृत्यु हो गई। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवानाम प्रिय धम्म के गहन अध्ययन, धम्म के स्नेह और धम्म के उपदेश में डूब गए। यही देवानाम प्रिय के लिए कलिंग की विजय का पश्चाताप है। देवानाम प्रिय के लिए बहुत वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है, वहाँ लोग मारे जाते हैं और निष्कासित किए जाते हैं। इस प्रकार अशोक अपनी वेदना को अभिलेख के माध्यम से प्रकट करता है। तो स्रोत 11 में हमें ये व्याख्या दी गई है। तो स्रोत 11 के अनुसार अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में उसने अपने आप की वेदना दर्शाई है और धम्म के प्रति अग्रसर होने की बात कही है। साथ ही साथ यह युद्ध के प्रति उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाता है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यदि हम अभिलेख के शाब्दिक अर्थ के परे समझने का प्रयास करते हैं तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है। यानी हम इस अभिलेख के परे सोचे समझे तो परिस्थितियाँ सुलझने की बजाय और उलझती है। लेकिन इस अभिलेख में जो वेदना है उससे पता चल जाता है कि कलिंग की विजय के पश्चात अशोक के हृदय में काफ़ी परिवर्तन आया और वो धम्म की ओर अग्रसर हुआ था। ठीक है, यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहाँ नहीं मिला। ठीक है, अर्थात ये अभिलेख उस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है जिस स्थान पर अशोक ने विजय प्राप्त की थी। इसका हम अर्थ क्या लगाएं? क्या राजा की नव विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए उतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ कह भी नहीं सका? तो ये बात कहना बड़ा मुश्किल है। अभिलेख साक्ष्य की सीमा। अब आपको ये पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी एक सीमा होती है। यानी अभिलेख जो मिलते हैं हम अपने अंदाजे के हिसाब से उसका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। हमें उस काल, उस परिस्थिति, उस समय और वहाँ के तात्कालिक परिदृश्य को देखना भी पड़ता है ताकि उसके अर्थ में जो कहा गया है उसमें कोई बदलाव न आए। तो इसमें काफ़ी सोच समझ कर काम लिया जाता है। कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया गया होगा जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। साथ ही साथ अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं जिनमें अक्षर लुप्त भी हो सकता है। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ विशेष स्थान और समय के साथ भी संबंधित होते हैं। यदि आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने की वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते रहते हैं। तो इनको पढ़ना एक साधारण कार्य नहीं है। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके या प्रकाशित किए गए हैं या उनके अनुवाद किए गए। यानी सारे अभिलेखों के अर्थ नहीं निकले, ना वो प्रकाशित कर पाए गए, न उनके अनुवाद हुए। इसके अतिरिक्त और अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित भी नहीं बचे। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध हैं
वह संभवतः कुल अभिलेखों का एक अंश मात्र ही हम कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है। ये जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप में महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित ही किया गया हो। उदाहरण के तौर पर आज खेती बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन खेती की दैनिक प्रक्रियाएं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सुख दुख का उल्लेख ऐसी बातें अभिलेखों से परे हैं, यानी ये अभिलेखों के अंदर समावेशित नहीं है, क्योंकि प्राय अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का ही वर्णन करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उनको बनवाते थे। इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके। अर्थात राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से संभव नहीं है। साथ ही इतिहासकार प्राय प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशक में और 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। यानी ये कहा जा रहा है कि 19वीं सदी के आखिरी दशक में और 20वीं के प्रारंभिक दशक में इतिहासकारों की रुचि राजाओं के इतिहास में रुचि थी। 20वीं सदी के मध्य से आर्थिक परिवर्तन, विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में महत्वपूर्ण रुचि जागृत हो गई। हाल के दशकों में ऐसे समुदायों के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी है जो सामाजिक हाशिए पर रहे हैं। तो इससे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनः विचार किया जाएगा और विश्लेषण की नई विधियां विकसित होगी और हमें संभवतः नई जानकारियां सामने आएगी। ये कर्नाटक से प्राप्त एक ताम्रपत्र लेख है जो लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी का माना गया है। ठीक है, अब काल रेखा देखिए। प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास कब कब किस प्रकार से आर्थिक और राजनीतिक विकास हुआ था। देखिए 600 से 500 ईसा पूर्व, इस समय धान की रोपाई यानी और गंगा घाटी में नगरीकरण, जैसा कि मैंने पाठ में पहले भी बताया है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी है वो द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत थी और इसी में महाजनपदों का निर्माण हुआ या गठन हुआ और आहत सिक्कों के चलन की जानकारी आई। 500 से 400 ईसा पूर्व के दौरान मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ मजबूत होने लगी। लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण होता है। सिकंदर कौन था? सिकंदर यूनान के मेसिडोनिया प्रांत का शासक था जो विश्व विजय के लिए निकला था। उसका भारत पर आक्रमण 327 से 325 ईसा पूर्व हुआ और राजा पोरस से उसने संघर्ष किया था और वो व्यास नदी तक सिकंदर भारत में आ पाया और वहाँ से वापस चला गया। जिस समय सिकंदर आया था उस समय मगध है वो नंद वंश के कब्जे में था। 321 ईसा पूर्व है। 321 ईसा पूर्व है वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि मानी जाती है। देखिए इस प्रकार की तिथियों में कुछ संकेत या कुछ अलग निकल सकता है। कहीं आप इसको 322 पढ़ लोगे, 323 पढ़ लोगे, 324 पढ़ लोगे। ये इतिहासकारों पर डिपेंड करता है कि उन्होंने इस तिथि को निर्धारित करने में कौन सी स्रोत का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यहाँ 321 ईसा पूर्व लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि मानी गई है, जिसने नंद वंश को समाप्त करके मगध साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 272 या 268 से 231 ईसा पूर्व है अशोक का शासन। यहाँ एक तरफ 272 है और एक तरफ 268 है। देखिए ये माना गया है कि 272 ईसा पूर्व में अशोक को मगध साम्राज्य प्राप्त हुआ, लेकिन 4 साल तक उसका अपने भाइयों से संघर्ष चला और कहते हैं कि उसने 99 भाइयों का वध करके 268 या 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, तो ये जो जानकारी है हमें बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है, जिससे ये भी साबित होता है कि अशोक शासक बनने से पहले या कलिंग की विजय से पहले काफ़ी क्रूर शासक था जिसने अपने 99 भाइयों का वध किया था। लगभग 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। ठीक है, ये कहीं के 185 कहीं के 187 ईसा पूर्व आपको मिलेगा। अंतिम मौर्य शासक थे वृहद्रथ और वृहद्रथ की हत्या, ठीक है, वृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमुत्र शुंग ने सेना के निरीक्षण करते समय कर दी और शुंग साम्राज्य की स्थापना कर दी। नेक्स्ट है 200 से 100 ईसा पूर्व। इस समय पश्चिमोत्तर में शक शासन
दक्षिणी भारत में चेर, चोल, पांडे और दक्कन में 7 वंशों का उदय हुआ था। ठीक है। अब 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, ठीक है, यानी 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक पश्चिमोत्तर के शक शासक, रोमन व्यापार, सोने के सिक्के आदि के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। अब देखिए 78 ईस्वी, देखिए 78 ईस्वी के अंदर कनिष्क का राज्यारोहण होता है। देखो 78 ईस्वी हमारे भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि जब आज का जो कैलेंडर है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। कौन सा है? ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिससे पूरी दुनिया ने अपना रखा है। तो हम यदि आज इसको शक संवत में बदलें, किस में बदलें? शक संवत में बदलें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें से 78 घटाना पड़ेगा। ठीक है। क्यों? कि ईस्वी सन ये 2022 ईस्वी सन है और कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। तो 78 घटाते हैं, जिससे यहाँ देखिए 2022 में से जब 78 घटाओगे तो 1944 सा क्या आएगा। तो अखबार में इस दिनांक को या इस सन को आप देख भी सकते हो कि वर्तमान में 1944 साके चल रहे हैं। वहीं जब विक्रम संवत की बात आए तो हमारे इस 2022 में 57 आपको प्लस करना पड़ेगा और आपको क्या मिलेगा? ये विक्रम संवत आएगा, 2079 विक्रम संवत। यानी जब आज की इस ग्रेगोरियन कैलेंडर के सन को यदि हम साके में बदलते हैं तो हमें 78 घटाना पड़ता है और विक्रम संवत में जोड़ते हैं तो विक्रम संवत में बदलते हैं तो उसमें 57 जोड़ना पड़ता है। क्यों? कि विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व की है और शक संवत ईस्वी सन का है। तो कनिष्क का राज्यारोहण है वो 78 ईस्वी का है। अब देखिए लगभग 100 से 200 ईस्वी सातवान और शक शासकों द्वारा भूमि दान के अभिलेखीय प्रमाण प्राप्त होते हैं। 320 ईस्वी गुप्त शासन का प्रारंभ, 319 में किसका प्रारंभ माना गया है? गुप्त शासन का प्रारंभ माना गया है। 335 से 375 ईस्वी के लगभग गुप्त शासक समुद्रगुप्त का शासनकाल माना गया है और भारतीय इतिहास के अंदर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है, 100 युद्धों का नायक भी कहा गया, विजेता भी कहा गया। 375 से 415 ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उनका समय है और इसी समय दक्कन में वाकाटक वंश है वो शक्तिशाली है। 500 से 600 ईस्वी कर्नाटक में चालुक्यों का उदय हुआ और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय हुआ था। 606 से 647 ये कनौज के शासक हर्षवर्धन का समय है, जो प्राचीन भारत के अंतिम शक्तिशाली शासक माने गए हैं और इन्हीं के समय चीनी यात्री हवेन सांग ने भारत की यात्रा की थी। 712 ईस्वी अरबों की सिंध पर विजय का प्रतीक है। 712 ईस्वी। नोट: आर्थिक विकास का शुद्ध काल निर्धारण आसान नहीं है। साथ ही उपमहाद्वीप की अनेक भिन्नताएं जिन्हें काल रेखा में इंगित नहीं किया गया, विशेष विकास के विशिष्ट काल का उल्लेख किया गया। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि निश्चित नहीं है, अतः राज्यारोहण की तिथि के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लगाया गया। ये बात देखो लिखी गई है ना कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। ये आपको पहले की किताबों में थी, ये आपका जो नया एडिशन आया है उसमें देखिए यहाँ 78 ईस्वी है, जबकि पहले की किताबों के अंदर यहाँ 78 ईसा पूर्व दे रखा है। यही नहीं बल्कि इन सारी जगह क्या दे दिया? ईसा पूर्व दे दिया गया है पुरानी जो किताब है उसमें, जबकि वो ईसा पूर्व नहीं है, सारी ईस्वी इस किताब में दी गई बातें सही है। ठीक है, तो यहाँ अब कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। काल रेखा 2 अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि या प्रगति। तो सबसे पहले 18वीं शताब्दी में देखते हैं। 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ। अंग्रेज विद्वान थे विलियम जोन्स, जिन्होंने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया, जिसके बाद प्राचीन भारतीय साहित्य के शोध का मार्ग है प्रशस्त हो गया था। इसी के बाद से प्राचीन भारत के साहित्य पर लोगों की, भारतीयों की निगाह पड़ी, उन्होंने इस पर शोध करना प्रारंभ किया। ये तो थी 18वीं शताब्दी की बात। 19वीं शताब्दी 1810 का दशक, कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा के 8000 अभिलेख एकत्रित कर लिए। 1837-38 के अंदर जेम्स प्रिंसेस द्वारा अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ निकाल लिया गया।
1877 में अलेक्जेंडर कर्निंगम ने अशोक के अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित कर दिया। 1886 में दक्षिणी भारत के अभिलेखों के शोध पत्र एपिग्राफिया कर्नाटिका का प्रथम अंक डाल दिया गया और 1888 में एपिग्राफिया इंडिका का प्रथम अंक प्रकाशित कर दिया गया। 20वीं शताब्दी की बात आती है तो 1965-66 में डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी प्रकाशित कर दी। देखो एपिग्राफी थोड़ा सा बता दूं, प्राचीन शिलालेखों का जो अध्ययन है वही एपिग्राफी कहलाता है और इस पाठ में बहुत सी बातें हमें अभिलेखों पर ही आधारित दी गई थी। इसी के साथ अपना लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको लेसन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे इसको शेयर करें। धन्यवाद।